नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट, IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी जो टॉपिक चला रखा है वो केमिकल काइनेटिक्स है। IIT जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो स्टार्ट कर रखा है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो थ्योरीज स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी वो आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी थी। आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, रेट रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के प्री एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी थ्योरी थी हमारी कोलोजन थ्योरी। यही थी। इस कोलोजन थ्योरी को पढ़ने से पहले हमने कुछ कॉमन टर्म्स पढ़ी थी। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स बताई थी। क्या क्या टर्म्स बताई थी, क्या पढ़ा था हमने? पहला पढ़ा था कोलोजन डायमीटर, यही पढ़ा था। और क्या कहा था, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन करने के लिए मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो जो कोलोजन हो रहा है उस टाइम उनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, कोलोजन डायमीटर। किससे डिनोट किया था इसको? सिग्मा से डिनोट किया था। यही बताया था, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और कोलोजन डायमीटर का मतलब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल जब कोलोजन कर रहे हैं तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, कोलोजन डायमीटर कहलाती है। यही पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कोलोजन नंबर। कोलोजन नंबर क्या है, जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी फिक्स वॉल्यूम के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कितने नंबर में कोलोजन कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट का पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मींस एक मॉलिक्यूल के कितने कोलोजन्स हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम किससे दिखाया था, Z1 से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? Z1 से डिनोट किया था। क्या वैल्यू थी इसकी? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार C बार, जहां C बार क्या था, एवरेज वेलोसिटी। जहां C बार क्या था, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कोलोजन फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था, कोलोजन फ्रीक्वेंसी। और क्या था, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टोटल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या कहलाए थे, कोलोजन फ्रीक्वेंसी। उसको हमने क्या कहा था, कोलोजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलोजन फ्रीक्वेंसी को मैंने Z11 से डिनोट किया था। ये तो लाइक के लिए किया था, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन हो रहा था तो उसको तो हम कोलोजन, उस कोलोजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया था, Z11 से डिनोट किया था। और जब अनलाइक मॉलिक्यूल्स मींस दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलोजन हो रहा था उसको हमने दिखाया था Z12 से। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो मीन फ्री पाथ पढ़ा था, जिसको हमने लैम्बडा से डिनोट किया था। मीन फ्री पाथ क्या है,
कोलोजन, दो कॉन्स्टिट्यूएंट कोलोजन मीन्स दो कर्मागत कोलोजन के बीच में जब मॉलिक्यूल्स जो डिस्टेंस तय करके जा रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्री पाथ। अब हम इसको मीन की फॉर्म में निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि कई बार तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इतनी सी दूरी पे चला और इसको दूसरा मॉलिक्यूल मिला और कोलोजन हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बहुत डिस्टेंस तक चला और इसको मॉलिक्यूल नहीं मिला, और जब मॉलिक्यूल मिला तो कोलोजन हुआ। तो कैसे निकालते हैं? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी ये कोलोजन्स कर रहा है उन सब कोलोजन्स के बीच की सारी डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलोजन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहां तक की क्लास में हमने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब हम जो स्टडी करेंगे वो है कोलोजन थ्योरी। कई बार क्या होता है बेटा, आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोलोजन नंबर का क्या फॉर्मूला है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, ये सब याद हो जाने चाहिए आपको। इनके बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आज सबसे पहले हम कोलोजन थ्योरी पढ़ेंगे। अब आता है आपका कोलोजन थ्योरी। इस थ्योरी को आरेनियस और वॉन हाफ ने प्रपोज्ड किया था। किसने डिस्कवर किया था इस थ्योरी को, या किसने दिया था इस थ्योरी को? वॉन हाफ और आरेनियस ने। तो फिर पहला पॉइंट क्या है, दिस थ्योरी was proposed by Arrhenius and Van 't Hoff। आरेनियस और वान हाफ के द्वारा दी गई थी ये थ्योरीज। क्या कहा था, ये जो थ्योरीज है ये गैसेस बायमोलिकुलर रिएक्शंस पे फॉलो होती है। ये थ्योरी जो एप्लीकेबल है वो किसके लिए है, गैसियस बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल this theory is applicable only for bimolecular gaseous reaction। किसके लिए एप्लीकेबल है ये, बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है ये के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये जो थ्योरीज दी गई, इस थ्योरीज में किसको बेस बनाया गया, काइनेटिक गैस थ्योरी को। ये जो थ्योरी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस रिएक्शंस के लिए। इसलिए इस थ्योरी को किस पे बेस बनाया गया, इसको काइनेटिक गैस थ्योरी पे। देखो आप लोगों ने जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर गैसेस स्टेट पढ़ा था, वहां पे हमने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी थी। उस काइनेटिक गैस थ्योरी के ऊपर पूरी की पूरी बेस है। वहां पे भी हमने वही कोलोजन डायमीटर पढ़ा था। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं कहाँ पे, गैसियस स्टेट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वही काम में ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या है, बायमोलिकुलर जो गैसेस रिएक्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, काइनेटिक गैस थ्योरी पे। तो ये कोलोजन थ्योरी भी किस पे बेस है, काइनेटिक गैस थ्योरी पे। तो क्या है तीसरा पॉइंट, दिस थ्योरी is based on kinetic gas theory।
किसके ऊपर बेस है ये? काइनेटिक गैस थ्योरी पे। ये तो था कि ये थ्योरी को किसने प्रपोज किया, ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है और ये किसके ऊपर बेस है। अब इसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं, मीन्स इन्होंने क्या अजम्पशंस माने इस थ्योरी के लिए। क्या माना इन्होंने? ये कहा कि पहले रिएक्टेंट जो है वो आपस में सबसे पहले उनमें कोलोजन होता है। क्या होता है? उनमें कोलोजन होता है। जब उनमें कोलोजन होगा, कोलोजन हुआ, और ये जो कोलोजन है यही रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट के लिए। क्या माना? कि जो कोलोजन हुए मॉलिक्यूल्स में और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में। पहला अजम्पशन उनका यही था कि कोलोजन्स होने से उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं या कहें कि कोई प्रोडक्ट बनता है। चलो आगे। सेकेंड अजम्पशंस क्या थे? कि जितने भी कोलोजन्स हुए वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या माना सेकंड में? कि जितने भी कोलोजन्स हुए वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनमें केवल इफेक्टिव कोलोजन्स ही प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, केवल इफेक्टिव कोलोजन से ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर अब आता है कि इफेक्टिव कोलोजन्स होते क्या हैं। क्या होते हैं इफेक्टिव कोलोजन्स? कि वो कोलोजन्स जिनमें जब मॉलिक्यूल्स कोलोजन्स कर रहे हैं तो उनके पास क्या हो? प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी हो और उनका ओरिएंटेशन भी क्या हो? प्रॉपर हो। क्या हो? प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी हो और उनका ओरिएंटेशन भी क्या हो? प्रॉपर हो। ये दोनों चीजें होती हैं तो ही इफेक्टिव कोलोजन कहलाता है। ठीक है, ये अजम्पशंस का यूज करते हुए अब रिएक्शन का रेट किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहला अजम्पशंस क्या था? कि कोलोजन से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। पहला क्या था? कोलोजन से क्या बन रहे हैं? केमिकल चेंज हो रहा है। तो मीन्स रिएक्शन का रेट जो है वो कोलोजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, उतना ही रिएक्शन का रेट होगा। पहली बात। दूसरा, फिर इन्होंने क्या बताया कि सारे कोलोजन्स तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं। सारे जो कोलोजन्स हैं वो क्या है? प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं? जो इफेक्टिव कोलोजन्स है उन्हीं से तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन का रेट किस बात पे डिपेंड करेगा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलोजन्स। किस बात पे डिपेंड करेगा? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलोजन्स, जिसको किससे डिनोट किया गया? क्यू से डिनोट किया गया। कि मान लो उसमें टोटल नंबर ऑफ कोलोजन n हो रहे हैं, जिनमें से n स्टार जो है वो इफेक्टिव कोलोजन्स हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलोजन्स क्या हो गए? n स्टार अपॉन n। और इसकी जो वैल्यू निकाली गई वो वैल्यू आई e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल के आएगा वो K, वो निकल के आएगा Q इंटू जेड। जेड क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी, और Q क्या है? इफेक्टिव कोलोजन्स। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अजम्पशंस लिखते हैं कि क्या माना है इन्होंने। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को अजम्पशंस लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू कोलोजन थ्योरी, कोलोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, बाय द कोलोजन, कोलोजन के द्वारा by the collision chemical change occur।
केमिकल चेंज होता है। किसके द्वारा? कोलोजन के द्वारा। कोलोजन के द्वारा उनमें क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। यही बताया था कि मॉलिक्यूल्स के कोलोजन्स के दौरान प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि ये सारे के सारे कोलोजन्स जो है वो क्या नहीं कर पाते? प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाते। तो क्या है? ऑल कोलोजन्स is not responsible for formation of प्रोडक्ट। सारे कोलोजन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? प्रोडक्ट फॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर क्या है? तो क्या होगा? क्या बताया था? ओनली इफेक्टिव कोलोजन्स, ओनली इफेक्टिव कोलोजन्स are responsible for formation of product। अब हमें किसके बारे में पता करना है कि इस इफेक्टिव कोलोजन्स क्या होते हैं? किसके बारे में पता करना है कि ये इफेक्टिव कोलोजन्स क्या होते हैं? किसे कहते हैं इफेक्टिव कोलोजन्स? किसे कहेंगे इफेक्टिव कोलोजन्स? इफेक्टिव कोलोजन्स उसे कहेंगे, या इफेक्टिव कोलोजन्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स का जो कोलोजन हो रहा है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और उनके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। क्या है इफेक्टिव कोलोजन? किसको कहा कि कोलोजन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और उनके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, for the effective collagens it is necessary conditions for the effective collagen, इफेक्टिव कोलोजन्स के लिए क्या है? इट इज नेसेसरी कंडीशन, इट इज नेसेसरी कंडीशन दैट, क्या कंडीशन है वो? कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स colliding molecules are in proper orientation, proper orientation with sufficient काइनेटिक एनर्जी। उनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए किसके साथ? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ। व्हेन, कब? व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं
तब उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव कोलोजन्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो आगे। इन सब अजम्पशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां तक लिख, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, यहां लिख देती हूं। इन सब अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोलोजन थ्योरी, क्या होगा? रिएक्शन रेट किस किस बात पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द पहला किस बात पे डिपेंड करेगा? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। कोलोजन फ्रीक्वेंसी, या कहें कि नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। कोलोजन फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाया था हमने? जेड से। और दूसरा क्या किस पे डिपेंड करेगा? रेशियो ऑफ इफेक्टिव कोलोजन, किस पे डिपेंड करेगा? रेशियो ऑफ इफेक्टिव कोलोजन। इसी बात पे डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कोलोजन या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलोजन, एक ही बात है। इसको हम किससे दिखा रहे हैं? क्यू से। और निकालेंगे कैसे? एन स्टार अपॉन एन। ये एन स्टार क्या है? कि जितने इफेक्टिव कोलोजन्स हुए उनका नंबर, ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स। एन स्टार क्या है? जितना इफेक्टिव कोलोजन्स हुए उनका नंबर, एन क्या है? नंबर ऑफ कोलोजन्स। और इसकी वैल्यू आती है ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो मैं रेट को लिख दूं। अब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट इक्वल टू क्या होगा बेटा? जेड इंटू में क्यू, यही होगा। जेड इंटू में क्यू। जेड की वैल्यू कोलोजन फ्रीक्वेंसी है, क्यू की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये रही। तो रेट हमारा क्या हो गया? जेड इंटू में ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फॉर बायमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन, कोई गैस रिएक्शन है, किसके लिए एप्लीकेबल है ये? बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन। किसके लिए एप्लीकेबल है ये? बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस। लेकिन ये भी केवल सिंपल बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। जहां पे कॉम्प्लेक्स गैसियस रिएक्शंस की बात की जाएगी वहां पे ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो लिमिटेशंस में पढ़ेंगे अभी हम। तो फॉर ए बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन, एक रिएक्शन है ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना, तो आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखते हो? रेट इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, ये लिखते हो रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ये लिखते हो। अब मैंने कहा इफ ए की कंसंट्रेशंस और बी की कंसंट्रेशंस जो है वो यूनिटी ले ले, मीन्स 1 मोल ले ले। क्या ले लिया? 1 m। तो रेट जो है वो किसके इक्वल हो गया?
रेट कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल हो गया? रेट कांस्टेंट के इक्वल। तो रेट क्या हो गया आपका? के इक्वल। इस इक्वेशंस को नंबर 1 और इसको नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 रेट एक जैसे हैं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? z इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? k इक्वल टू z इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोलोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? z इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और आरेनियस के अकॉर्डिंग k की वैल्यू क्या थी? a ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दोनों आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अब हमने इस कोलोजन थ्योरी को कंप्लीट किया। किसके लिए एप्लीकेबल बताया? कि ये बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शंस, लेकिन सिंपल के लिए। इसने काइनेटिक एनर्जी की तो बात की, लेकिन कहीं पे भी उन मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में किस फॉर्म में होती है? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। कहीं पे भी इसने रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया कि उनके कारण इन मॉलिक्यूल्स के रेट में क्या चेंजेस आएंगे। ये केवल क्या कहा कि उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। उसमें क्या कंट्रीब्यूट नहीं करवाया? रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। कहीं पे भी उनके बारे में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं किया गया कि रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस होने से उनके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस होने पे क्या चेंजेस आएंगे, ये भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो ये भी इसकी क्या है? लिमिट है। लिमिट क्या है? लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की? पहली लिमिटेशन कि ये जो थ्योरी है ये केवल और केवल सिंपल बायमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शंस और सॉल्यूशंस वाले, सिंपल रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, इनके लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली लिमिटेशंस, दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली सिंपल रिएक्शंस, नॉट एप्लीकेबल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है। दूसरी लिमिटेशंस कि ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी को तो कंट्रीब्यूट किया ना, हमने बताया कि इफेक्टिव कोलोजन किसको कहेंगे? जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में उनके बीच में कोलोजन होगा, यही बताया था। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का तो कंट्रीब्यूशन दिखाया, लेकिन कहीं पे भी इस काइनेटिक एनर्जी के जो अलग अलग पोर्शन में काइनेटिक एनर्जी है कि रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। ये इसकी लिमिटेशंस थी। उसके बाद इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और इस थ्योरी में एक करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया। इस करेक्शन फैक्टर को प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर कहा गया। इस थ्योरी को क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। इस थ्योरी को आगे मॉडिफाई किया गया। वो क्या कहलाती है? मॉडिफाई कोलोजन थ्योरी। वो क्या थ्योरी कहलाएगी? मॉडिफाई कोलोजन थ्योरी। और मॉडिफाई कोलोजन थ्योरी में इन्होंने क्या किया? करेक्शन फैक्टर जोड़ा। इस करेक्शन फैक्टर को क्या कहा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। इस करेक्शन फैक्टर को क्या नाम दिया? प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। और इससे किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट किया जाता है। तो मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और इसमें क्या ऐड किया गया? करेक्शन फैक्टर। एड करेक्शन फैक्टर। और इस करेक्शन फैक्टर को क्या कहा गया? इट इज नोन एज
क्या स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और किससे डिनोट किया? इट इज डिनोटेड बाय P एंड डिनोटेड बाय P। किससे डिनोट किया? P से। तो और इस P की जो वैल्यू रखी गई वो 1 to 10⁻⁻⁴ तक थी। इसकी जो रेंज थी वो 1 से लेके 10⁻⁻⁴ तक करेक्शंस थे ये। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आई? Z इंटू क्यू। ये तो था ही Z इंटू क्यू, और Q की जगह और एक क्या जुड़ गया इसके साथ? P। तो K की वैल्यू क्या आई? PZQ। और इस Q की वैल्यू हमें पता है क्या थी? e⁻⁻ तो K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? P इंटू जेड e⁻⁻ ये किसकी इक्वेशन हो गई? मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी की। तो K क्या आया मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी का? P इंटू जेड इंटू में e⁻⁻⁻⁴ ये आपकी कोलोजन थ्योरी कंप्लीट है। कल की क्लास में हम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा था वो कोलोजन थ्योरी पढ़ा। कोलोजन थ्योरी किसने प्रपोज की? आरेनियस और वॉन हाफ ने प्रपोज की थी। ये थ्योरी जो है वो बाय मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शंस पे बेस्ड है, के लिए ही एप्लीकेबल है। और ये जो थ्योरी है ये काइनेटिक गैस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरी ने अजम्पशंस किए कि जो रिएक्शन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलोजन्स होते हैं, कोलोजन्स के कारण ही वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सारे के सारे कोलोजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, केवल वही कोलोजन्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा कोलोजन करते वक्त और उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी। इन कोलोजन्स को इफेक्टिव कोलोजन्स कहा गया। यही था, इसलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलोजन्स। जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा डिपेंड करता है कि इफेक्टिव कोलोजन्स के फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलोजन्स या रेशियो ऑफ इफेक्टिव कोलोजन्स, जिसको हमने Q से डिनोट किया। तो K किस बात पे डिपेंड किया? K इक्वल टू जो आया वो Z इंटू क्यू आया, क्योंकि हमें वैल्यू पता थी e⁻⁻⁸ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल जाता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे काम में लिया और Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई e⁻⁻⁸ तो रेट की हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है Z इंटू e⁻⁻⁸। इस रिएक्शंस की, इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी कि ये जो रिएक्शंस है ये केवल और केवल सिंपल बायमोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल थी। जब इस रिएक्शन को, इस थ्योरी को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटाज निकाले गए तो उनमें बहुत सारा डेविएशन आया, उनके रेट में जो है वो बहुत सारा डेविएशन आया। ठीक है, उसके बाद ये जो थ्योरी है ये केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को कंट्रीब्यूशंस डिफाइन करती है। ये उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करती है। इसलिए इस थ्योरी को आगे मॉडिफाई किया गया, जिसको मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी कहा गया। इस मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी में केवल और केवल एक ही काम किया गया, एक करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया। जितना एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में जो चेंजेस आ रहे थे उनको कम करने के लिए, उनको एक जैसा, उनके डेविएशंस को कम करने के लिए इन्होंने क्या जोड़ दिया?
एक फैक्टर जोड़ दिया जिसको करेक्शन फैक्टर कहते हैं। इस करेक्शन फैक्टर को क्या नाम दिया? स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और इसको P से डिनोट किया गया। तो रेट मॉडिफाइड कोलोजन थ्योरी का जो इक्वेशन आई है वो आई है K इक्वल टू P इंटू जेड इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां तक की चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। हमने दो थ्योरीज की, आरएनएस थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारी और कोलोजन थ्योरी कंप्लीट हो गई। कल हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरी है, उसके बाद हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ रहे हैं हम केवल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं। थैंक यू।